नमस्कार दोस्तों, मैं आपका विज्ञान शिक्षक रवि आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बैक टू स्कूल पर। हमारा आज का विषय है विज्ञान विषय की वर्कशीट नंबर 11, जो कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली द्वारा 29/7 यानी कि 29 जुलाई 2020 को प्रदर्शित की गई है। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ के साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे और आप हमारे साथ समय से जुड़ते रहें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं हमारे आज की वीडियो जो है उसमें सबसे पहला विषय है हमारा एसिड बेस ऑन सॉल्ट, यानी कि अम्ल, क्षारक एवं लवण। इसके ऊपर हम सबसे पहले न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया जो है उसको समझेंगे। उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या होता है दोस्तों, एक आपको एसिड लेना होता है यानी कि अम्ल लेना होता है, एक बेस यानी कि क्षारक लेना होता है आपको, और उनकी केमिकल प्रोसेस यानी कि उनकी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप हमें एक लवण और एक साथ में जल की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों देखिए, इसको समझते हैं आगे। अम्ल तथा क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होते हैं, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि when acid and base are chemically react with each other, it will form salt and water and the process will be known as न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कैसे ये होता है दोस्तों, क्षारक यानी कि बेस और अम्ल यानी एसिड जब रिएक्ट करते हैं तो साथ में सॉल्ट यानी कि लवण और जल की प्राप्ति हमें होती है। जैसे कि हम उदाहरण के तौर पर यहाँ पर कर रहे हैं, NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को हमने HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया है दोस्तों। HCl यानी कि एसिड और NaOH यानी कि आपका बेस, उसको जब हम रिएक्ट करवाएंगे, अभिक्रिया करवाएंगे, तो यहाँ पर NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड जो कि हमारा साधारण नमक कॉमन सॉल्ट भी कहलाता है, उसका निर्माण हुआ और साथ में H2 यानी कि पानी का निर्माण हुआ। अब दोस्तों देखिए आगे बढ़ते हैं। सभी अम्ल जो है जल के साथ अभिक्रिया करते हैं। हमने अपनी पिछली कक्षा में ही पढ़ा था कि जो एसिड हैं वो जल के साथ यानी कि वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोनियम आयन यानी कि H3O पॉजिटिव या हाइड्रोजन आयन यानी कि H पॉजिटिव बनाते हैं। जो क्षारक जल में घुलनशील होते हैं उन्हें हम क्षार यानी कि एल्कलीज बोलते हैं। अंततः उदासीनीकरण अभिक्रिया को हम इस प्रकार भी व्यक्त कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपकी उदासीनीकरण प्रक्रिया जो है वो व्यक्त कर रखी है। यहाँ पर लिखा है अम्ल और क्षार यानी कि एसिड और बेस जो है वो रिएक्ट करते हैं और लवण व जल का निर्माण यानी कि सॉल्ट और वाटर का निर्माण होता है। मान लीजिए कि H और X आपका अम्ल था तो उसमें आपको H पॉजिटिव निकल जाएगा यानी कि H पॉजिटिव आयन बाहर आएगा, और MOH यानी कि आपका एक क्षारक था जिसमें से OH नेगेटिव आयन आपका यानी कि बाहर आएगा। तो आपको यहाँ पे क्या बनेगा, X और M मिल जाएंगे यानी कि MX बन जाएगा, और H पॉजिटिव और OH नेगेटिव जो है वो एक दूसरे को आकर्षित करके साथ में बॉन्ड करेंगे और वो साथ में जुड़ जाएंगे, संयोजन करेंगे और साथ में आपका क्या बनेगा HOH, जिसको हम क्या लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों, H पॉजिटिव यहाँ से निकला है, अम्ल से निकला है, और OH नेगेटिव जो है वो आपके क्षारक से निकला है, तो वहां पर निर्माण हुआ H2O यानी कि वाटर, जो कि लिक्विड यानी कि द्रव अवस्था में होगा। तो ये आपका है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दोस्तों। अब हम बात करते हैं पीएच स्केल के बारे में। तो पीएच स्केल क्या होता है उसके बारे में देखिए। अम्ल यानी कि एसिड और क्षारक यानी कि बेस जो है उसकी पावर यानी शक्ति आप जो है H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयनों की संख्या पर निर्भर करती है। अगर आप एक अम्ल के बारे में बात करेंगे तो जितने ज्यादा H पॉजिटिव आयन होंगे उतना ही आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होगा यानी कि स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत आपका अम्ल होगा। और अगर मान लो आप बात करते हैं OH नेगेटिव, जितने ज्यादा OH नेगेटिव आयन होंगे उतना ही आपका क्षारक जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा यानी कि बेस स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। H पॉजिटिव आयनों को उत्पन्न करने वाले अम्ल को प्रबल अम्ल कहते हैं, यानी कि जितने ज्यादा H पॉजिटिव आयन उतना ही प्रबल आपका अम्ल होगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। और कम H पॉजिटिव उत्पन्न करने वाले अम्ल को हम दुर्बल अम्ल यानी कि वीक एसिड बोलते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट है इसमें देखिए दोस्तों, किसी विलयन में यानी किसी सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन की सांद्रता यानी कि कॉन्सेंट्रेशन, कितनी ज्यादा सांद्रता है H पॉजिटिव की, उसको एक पैमाने पर उसको ज्ञात करने के लिए हमने एक पैमाना विकसित किया है, जिस पैमाने को हम क्या बोलते हैं, पीएच स्केल। अब आप पूछेंगे इसमें OH नेगेटिव तो है ही नहीं,
तो हमें सिर्फ H पॉजिटिव आयन जो है उसकी सांद्रता ज्ञात करनी है, क्योंकि हमें पता है कि अगर H पॉजिटिव ज्यादा होगा या H पॉजिटिव की मात्रा ज्यादा होगी तो अम्ल की तरफ हम संकेत कर रहे हैं, और H पॉजिटिव की मात्रा जितनी ज्यादा कम होगी उतना हम इसका मतलब किसकी तरफ जा रहे हैं, क्षारक यानी कि बेसिस की तरफ जा रहे हैं। उसके बाद ये क्या बोला है, पीएच स्केल H पॉजिटिव आयन की शक्ति यानी कि पावर और H पॉजिटिव आयन की स्ट्रेंथ यानी कि क्षमता का सूचक है। यानी कि जो पीएच स्केल है उस पर आप H पॉजिटिव आयन जो है उसकी शक्ति और क्षमता की सूचना पा सकते हैं। कुछ पदार्थ अम्लीय तथा क्षारीय किस प्रकार हैं, यानी कि हम अम्ल के बारे में बात कर रहे हैं, क्षार के बारे में बात कर रहे हैं, ये किस प्रकार हम डिफरेंशिएट यानी कि इनमें अंतर स्पष्ट कर सकते हैं, उसका जो फोकस है, उसका जो आधार है, इसमें H पॉजिटिव आयन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कैसे, देखिए दोस्तों, उदासीन विलयन यानी कि एक न्यूट्रलाइज्ड सॉल्यूशन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो उसका पीएच 7 होता है, ठीक है, और पीएच स्केल पर 7 से कम जो मान होता है वो आपका अम्लीय विलयन यानी कि एसिडिक सॉल्यूशन को दर्शाता है। अगर हम बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में, तो अगले पॉइंट में दिया गया है पीएच का मान 7 से 14 तक जैसे बढ़ता चलेगा वैसे ही उसमें OH आयन यानी कि OH नेगेटिव आयन की सांद्रता यानी कॉन्सेंट्रेशन में इंक्रीमेंट आएगा, वृद्धि आएगी, और ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है क्षारक की शक्ति में वृद्धि यानी कि एडिशन टू पावर ऑफ बेस, जो पावर है बेस की, क्षारक की जो शक्ति है उसमें कितनी वृद्धि हो रही है, क्योंकि हमें पता है जितने OH पॉजिटिव आयन ज्यादा होंगे उतना ही ज्यादा पावरफुल आपका बेस होगा, उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा यानी कि प्रबल क्षार होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये पीएच स्केल आपको दिया गया है। तो पीएच स्केल में हमने 5 चीजों को दर्शाया है। सबसे पहला अगर हम जठर रस की बात करते हैं तो जो हमारे पेट में एक, आपको पता है कि स्टोमक में हमारा एक एसिड क्रिएट होता है जो कि पाचन में मदद करता है, उसे हम जठर रस बोलते हैं। उस जठर रस की जो पीएच मान है वो होता है 1.2, यानी कि वो बहुत ज्यादा एसिडिक होता है, बहुत ज्यादा अम्लीय होता है। उसके बाद हम अगर हम बात करते हैं, हमारे घर में हम नींबू का प्रयोग करते हैं तो नींबू का जो रस है उसका लगभग पीएच मान होता है 2.2। इट मीन्स वो भी क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, यानी कि एक आपका प्रबल अम्ल की श्रेणी में आता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं शुद्ध जल जो है हमारा प्योर जो हमारा वाटर है उसका पीएच मान 7 होता है, यानी कि वो एक न्यूट्रलाइज सॉल्यूशन है, उदासीन विलयन में गिना जाता है उसको। उसके बाद रक्त की हम बात करते हैं, हमारे जो शरीर में दौड़ने वाला ब्लड है उसका पीएच मान होता है 7.4। उसके बाद हम बात करते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये दोस्तों एक ऐसा प्रोडक्ट है जो ज्यादा एसिडिटी पेट में होने से लिया जाता है। अगर हम इसको लेते हैं तो ये क्षारीय है, तो अम्लीयता हमारे पेट में, एसिडिटी जो हमारे पेट की वो कम हो जाती है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है उसका पीएच मान होता है 10, यानी कि ये क्षार की स्थिति में आता है। उसके बाद हम अगर बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन, यानी कि जो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्यूशन है उसका लगभग पीएच मान होता है 14, और वो बहुत ज्यादा दुर्बल जो हम बात करते हैं या प्रबल क्षार की स्थिति में आता है, उसको हम आगे विभाजित करेंगे। दोस्तों देखिए, तो प्रबल अम्ल व क्षार एवं दुर्बल अम्ल व क्षार, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस को आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे दोस्तों, यानी कि कैसे उनको अलग अलग करेंगे, ये हमें यहाँ पर दिया गया है। तो हम सबसे पहले प्रबल अम्ल के बारे में पढ़ते हैं। प्रबल अम्ल जो है हमने पहले भी पढ़ा था कि जलीय विलयन, यानी कि आपका जो वाटर का सॉल्यूशन होता है उसके अंदर पूर्णतः वियोजित हो जाता है दोस्तों, यानी कि पूर्णतः आयोनाइज्ड हो जाता है स्टूडेंट्स। उसके बाद अगर हम बात करते हैं दुर्बल अम्ल में ये प्रॉपर्टी कैसे दिखाई देती है, आंशिक रूप से वियोजित होना या अपूर्ण रूप से H पॉजिटिव देना, यानी कि अगर हम प्रबल अम्ल की बात करते हैं तो पूर्णतः वियोजित हो जाता है और पूर्णतः H पॉजिटिव फॉर्म जो है उसकी बाहर आ जाती है, H पॉजिटिव आयन उसमें बन जाते हैं। लेकिन अगर हम दुर्बल अम्ल की बात करते हैं तो उसमें H पॉजिटिव आयन जो है वो आयनाइज्ड फॉर्म में कम आते हैं बाहर, या फिर वो आंशिक रूप से आयनाइज होता है, पार्शियली आयनाइज होता है दोस्तों। उसके बाद अगर हम बात कर ले हैं अगली प्रॉपर्टी के बारे में, तो H पॉजिटिव आयन की अधिक सांद्रता, यानी कि यहाँ पर जो H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन होता है दोस्तों, मात्रा एक तरीके से आप बोल सकते हैं, वो ज्यादा होती है तो प्रबल अम्ल वो कहलाता है। और अगर लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव, यानी कि H पॉजिटिव आयन की सांद्रता अगर कम होती है दोस्तों, तो उसको हम दुर्बल अम्ल की श्रेणी में डाल सकते हैं।
कुछ यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं, जैसे कि HCl जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं, H2SO4 यानी कि आपका सल्फ्यूरिक एसिड जो कि बैटरियों में डलता है दोस्तों। उसके बाद तीसरा आपका एसिड है नाइट्रिक एसिड जिसको हम लिखते हैं HNO3। तो ये आपके प्रबल अम्ल के कुछ उदाहरण हैं। उसके बाद दुर्बल अम्ल की अगर हम बात करें तो एसिटिक एसिड यानी कि CH3COOH जो है वो आपका एक दुर्बल अम्ल है, और साथ में H2CO3 यानी कि कार्बोनिक एसिड जो है वो भी आपका दोस्तों दुर्बल अम्ल की श्रेणी में आता है। उसके बाद हम बात करते हैं क्षारकों के बारे में। तो जलीय विलयन में पूर्णतः 100% वियोजित होता है। ये क्या करता है दोस्तों, जैसे एसिड H पॉजिटिव आयन रिलीज करते हैं आयनाइज होके यानी कि वियोजित होके जल के साथ, वैसे ही क्षार जो है वो OH नेगेटिव आयन जो है वो रिलीज करता है, वो बनाता है वियोजित होने पर जल के साथ। तो प्रबल अम्ल जो है वो OH नेगेटिव जो है वो पूर्णतः जल के साथ आयनाइज होता है, वियोजित होता है, H पॉजिटिव आयन देता है। और दुर्बल अम्ल जो है वो आंशिक रूप से वियोजित होता है, यानी कि आयनाइज्ड जो वो होता है वो पार्शियली होता है और अपूर्ण रूप से OH नेगेटिव आयन देता है। उसके अगली प्रॉपर्टीज में देखते हैं तो OH आयन की अधिक सांद्रता, यानी कि जहां पर अगर हम बात करते हैं एसिड्स के बारे में, तो एसिड्स क्या कर रहे हैं दोस्तों, तो एसिड आपकी जो OH H पॉजिटिव जो है वो सांद्रता एसिड्स में बात कर रहे थे हम, कहीं पर कम थी कहीं पर ज्यादा थी, बट यहाँ पर हमें क्या देखना है, यहाँ पर हम OH नेगेटिव की सांद्रता देखते हैं। अगर OH नेगेटिव की सांद्रता ज्यादा होती है दोस्तों तो वहां पर उस क्षार को प्रबल क्षार की श्रेणी में डालते हैं। अगर OH नेगेटिव सांद्रता कम होती है फ्रेंड्स तो हम वहां पर उसको किसमें करते हैं, दुर्बल क्षार में उसको शामिल करते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जांपल आपको दिए गए, उदाहरण के तौर पर हम बात करते हैं NaOH जो है वो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक प्रबल क्षार की श्रेणी में हमने लिखा हुआ है। साथ में आपका दोस्तों KOH यानी कि K यानी कि पोटेशियम OH यानी कि हाइड्रोक्साइड यानी कि KOH आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दोस्तों वो भी एक प्रबल क्षार की श्रेणी में आता है। उसके बाद आपका अगला जो है दुर्बल क्षार का उदाहरण है NH4OH यानी कि आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये क्या है, दुर्बल क्षार की श्रेणी में शामिल किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं अभ्यास प्रश्नों के बारे में। तो हमें यहाँ पर 5 अभ्यास प्रश्न देखने को मिलते हैं, जल्दी जल्दी निपटाते हैं इनको। सबसे पहला प्रश्न है आपके पास A और B दो विलयन है। A विलयन जो है उसका pH मान 6 यानी कि वो एसिडिक है, वो अम्लीय है, और B विलयन जो है उसका pH मान 8 यानी कि वो बेसिक है, क्षारीय आपका विलयन है वो। इन दोनों में किस विलयन की H पॉजिटिव आयन की सांद्रता अधिक होगी। देखिए अब A का pH मान 6 है तो इसका मतलब वो अम्लीय है, एसिडिक है। B का pH मान 8 है, इसका मतलब वो बेसिक है, वो क्षारीय है। इसका मतलब देखिए हम बात करते हैं A के बारे में, तो A का pH मान कम है 7 से, इसका मतलब वो एक अम्ल है और अम्ल की सांद्रता H पॉजिटिव देने की ज्यादा होती है, क्योंकि B जो है उसका pH मान 8 है तो 7 से ज्यादा हुआ, तो इसलिए वो क्या हुआ, क्षार हुआ। तो क्षार की सांद्रता OH की ज्यादा होती है दोस्तों, H पॉजिटिव ज्यादा नहीं होती। दूसरा प्रश्न देखते हैं, ऊपर दिए गए प्रश्न में किस विलयन की प्रकृति अम्लीय है, किसकी है। देखो pH मान 6 है A का, तो A की प्रकृति क्या होगी, अम्लीय होगी, एसिडिक होगी। और क्षारीय किसकी है, B की, क्योंकि B का pH मान क्या है दोस्तों 8 दे रखा है। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, ताजे दूध का pH मान 6 है, इसके दही बन जाने पर इसके pH में किस प्रकार का परिवर्तन आएगा। दोस्तों देखिए अगर जब हम दूध को दही के रूप में कन्वर्ट करते हैं, चेंज करते हैं, परिवर्तित करते हैं, तो उस समय पर pH मान 5.5 या फिर 4.5 के बीच में हो सकता है, 4.5 से 5.5 के बीच में होगा। क्योंकि कारण ये है कि जैसे ही हम दूध को दही के रूप में चेंज करेंगे तो वहां पर हम लैक्टिक एसिड जो है उसको बना हुआ पाएंगे। तो लैक्टिक एसिड के निर्माण के कारण ये pH मान 6 से घटकर 4.5 से 5.5 तक आ सकता है दोस्तों। उसके बाद चौथा प्रश्न है, दो प्रबल अम्ल व दो प्रबल क्षारों के नाम लिखिए। तो प्रबल अम्ल में हमारा हो जाए HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या फिर H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, या फिर हम लिख सकते हैं तीसरा एग्जांपल HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड। और प्रबल क्षार की श्रेणी में आता है NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये आप 4 या 5 नाम यहाँ पर लिख सकते हैं।
उसके बाद पांचवा आपका प्रश्न है, शुद्ध जल का पीएच मान 7 है, इसकी प्रकृति क्या होगी? देखिए हमने ऊपर ही पढ़ा था कि उदासीन जो आपके विलयन होते हैं यानी कि न्यूट्रलाइज सॉल्यूशन जो होते हैं उसका पीएच मान क्या होता है? बिल्कुल परफेक्ट 7 होता है। इसीलिए शुद्ध जल का पीएच मान भी 7 है। तो इसकी प्रकृति ना तो एसिडिक होगी, ना बेसिक होगी, ना ये अम्लीय है, ना ये क्षारीय है। ये क्या है? ये एक उदासीन प्रकृति का या उदासीन विलयन की प्रकृति का एक पदार्थ होगा। तो ये था दोस्तों आपका इस वर्कशीट के अंदर हमने पूरी तरह से इसको कंप्लीट करने का प्रयास किया है। आशा है हमें आपको हमारा प्रयास काफी अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक जो बटन है वो दबाना मत भूलिए। साथ के साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए ताकि हमारे चैनल पर आने वाले सभी आगामी वीडियोस का लिंक आपको या फिर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इस वीडियो को शेयर करना भी मत भूलिए दोस्तों, ताकि आपके किसी साथी संबंधी को इस वीडियो से लाभ प्राप्त हो सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अंत में मैं रवि आपको यही बोलना चाहूंगा कि आप अपने घर पर बने रहें और सुरक्षित रहें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।